नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जो हमारी इकाई सेकंड है खंड भारत में शासन, हम भारत की शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से भारत में शासन व्यवस्थाएं हैं। जिसमें हम संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है वो है संसद। संसद के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग बताए गए? 3 अंग। किसी भी लोकतांत्रिक शासन सरकार के कितने अंग बताए गए? 3 अंग। 3 अंग बताए गए, यानी सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है। अब जो 3 अंग ये होते हैं, जिसमें पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अब ये 3 अंग जो सरकार के होते हैं, ये किस तरीके से कार्य करते हैं? देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग बताए गए। और विधायिका को ही क्या नाम दिया गया है? संसद। संसद का मतलब क्या है? विधायिका का मतलब क्या है? संसद। जो भी हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो कौन होते हैं? एमपी, एमएलए उनको कहते हैं। ठीक है, एमपी या सांसद कहते हैं। और वो कहाँ जाते हैं? संसद के अंदर ही जाते हैं, क्योंकि हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? संसद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो विजित उम्मीदवार है वो कहाँ जाते हैं? संसद के अंदर। और संसद के अंदर वो कानून निर्माण का कार्य करते हैं। और इन्हीं व्यक्तियों में से जो सांसद है, उन्हीं सांसदों में से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही क्या करते हैं? कानून निर्माण का कार्य करते हैं। लेकिन अब देखो, व्यवस्थापिका को प्रत्येक देश में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। जैसे ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट, ब्रिटेन में इसको क्या कहते हैं? ब्रिटेन में पार्लियामेंट। ठीक है। और इसी को अमेरिका के अंदर क्या कहेंगे? अमेरिका के अंदर इसको कहेंगे कांग्रेस। क्या कहेंगे? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसको अफगानिस्तान के अंदर क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के अंदर इसको सूरा कहेंगे। तो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से ये विधायिका जानी जाती है। और भी अन्य राष्ट्रों के अंदर इसको अलग नाम से इसको बोला जाता है। इराक में इसको मजलिस कहते हैं। अगर बात की जाए इराक की, तो इराक के अंदर इसको क्या कहते हैं? मजलिस। ये क्या है? संसद के नाम है। ये किसके नाम है? सॉरी, विधायिका के नाम। दोनों ही चीजें विधायिका के नाम है। जो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका के अंदर कांग्रेस कहते हैं, और अफगानिस्तान के अंदर सूरा, और इराक के अंदर मजलिस। भारत के अंदर क्या कहते हैं इसको? संसद। भारत के अंदर क्या कहते हैं? संसद। और जो विजित उम्मीदवार है वही इसके अंदर जाते हैं और कानून निर्माण के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरीके से इसको अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो गठन है, जो संसद का जो गठन अनुच्छेद कौन सा प्रयोग किया गया है यहाँ पे? अनुच्छेद 79 यानी भारत शासन का जो अधिनियम बनाए गए हैं, जो संविधान जो बनाया गया, उस संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा काम में लिया जाता है यहाँ पे? 79 नंबर का जो अनुच्छेद उसको इसमें काम में लिया जाता है। उसमें ये बात उल्लेखित की गई है कि जो संसद है, संसद का गठन की जो कार्यवाही है वो, जिसमें अनुच्छेद जो काम में लिया जाता है 79 नंबर का अनुच्छेद काम में लेते हैं। अब देखो, भारतीय जो संसद है उसका निर्माण किस तरीके से होता है? जिसके ये 2 सदनों से मिलकर बनती है। किससे बनती है? 2 सदनों से। यानी निर्माण के अंदर 2 सदन होते हैं। 2 सदन। अब 2 सदन कौन कौन से हो गए? राज्यसभा, और दूसरा हो गया लोकसभा। दूसरा कौन सा हो गया? लोकसभा। इनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। और एक और इसका अंग है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी किसका है? संसद का ही अंग बताया गया, राष्ट्रपति।
यानी संसद के 3 अंग हो गए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये किसके अंग हो गए? संसद के अंग हो गए। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के कितने अंग बताए गए? 3 अंग बताए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जो विधायिका मतलब संसद, संसद कितने शब्दों से मिलकर बनी है? 2 शब्दों से, राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से, इन 3 से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। ठीक है, इराक के अंदर मजलिस कहते हैं और हमारे यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो, कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक, संविधान सम्मत, तो प्रमुख किसे बताया गया? इसको बताया गया राष्ट्रपति को, जो संविधान के अनुसार प्रमुख कार्यपालिका का होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि आगे के विधियों के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये कार्य करता है, ये संसद कार्य करती है, इस तरीके से इसका निर्माण है। अब हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से तय की गई, संसद की पृष्ठभूमि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे यहाँ पे जो शासन था वो किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, यानी ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन का शासन। उस शासन के दौरान हमारे यहाँ पे जो संपूर्ण शासन व्यवस्था थी इन्हीं के हाथों के अंदर थी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। उस समय जो संसद का इसका जो निर्माण किया जा रहा था वो किस तरीके से? हमारे यहाँ पे भारत में संसदीय परंपराओं को सीमित, हमारे यहाँ जो संसदीय परंपराएं थी उसको क्या कर रखा था? सीमित कर रखा था। संपूर्ण अधिकार इन्हीं के पास में हुआ करते थे, यानी ब्रिटेन के पास में। और संसदीय परंपराओं को यहाँ पे लागू करने के लिए, अंतर्दाय करने, लागू करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अब जो यहाँ पे जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, यानी ब्रिटेन के शासन के दौरान हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यानी ब्रिटेन ने यहाँ पे संसदीय शासन प्रारंभ करने, संसदीय शासन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कुछ ऐसे विधान बनाए, कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं 1833 का चार्टर। 1833 का चार्टर, ये अधिनियम थे। ठीक है, 1833 के अंदर एक चार्टर तैयार किया गया था, एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गई थी। चार्टर अधिनियम में क्या बात लिखी गई थी? चार्टर अधिनियम के अंदर ये बात की गई थी कि इसके अंदर अब जो कानून है किस तरीके से लागू होंगे, कि 1833 का चार्टर अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1935 का क्या? भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया था, यानी भारत शासन अधिनियम जो तैयार किया गया था, उस अधिनियम में ये बात की गई थी कि संसदीय तत्वों के विकास को देखा जा सकता, मतलब संसद के जो तत्व है, जो संसद का जो निर्माण करने वाले जो तत्व हैं, उससे ये बात का आभास होता है कि जो ये 1833 और 1935 का जो अधिनियम बनाया गया था, इन अधिनियमों के अंदर जो बात आ रही थी, स्पष्ट रूप से सामने जो आ रही थी, उसके अंदर ये बात आ रही थी कि भारत के अंदर किस तरीके से संसद का गठन किया जा सकता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है। इससे क्या लगाया जा सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरीके से भारत इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से, इन दोनों चार्टरों के माध्यम से में ये ज्ञात होता है। अब है 1892 के अधिनियम द्वारा, 1892 का जो अधिनियम है, इसमें क्या बात उल्लेखित थी? यानी 1892 का जो अधिनियम है, इसमें गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद, यानी विधान परिषद थी क्या? गवर्नर जनरल की विधान परिषद, अब जो गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है, उस विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है वो कितनी तय की गई थी? 16। कितनी तय की गई थी? 16। गवर्नर जनरल की विधान परिषद की संख्या जो तय की गई थी वो कितनी थी? 16 तय की गई थी, यानी 16
जो इसकी है वो संख्या तय की गई थी, और इसमें जो 16 तय की गई थी। अब देखो एक और इसका जो अधिनियम है वो है 1909। कौन सा? 1909 के अधिनियम द्वारा क्या बताया गया कि इसमें 1909 के जो अधिनियम है उसके अंदर सदस्य संख्या 1909 का जो अधिनियम पारित किया गया था उसमें सदस्य जो संख्या रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 60। सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 60। इस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा था। बढ़ाने का तात्पर्य है कि कानून निर्माण के अंदर आसानी हो और संसद का गठन करने के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, और भारतीय एकता को खंडित करने के प्रयास भी प्रारंभ कर लिए। लेकिन जब इस तरह की प्रक्रिया हो रही थी उस समय ये बात भी सामने आ रही थी, भारत के अंदर जो एकता विद्यमान है उस एकता को खंडित करना भी इनका प्रयास रहा था, और वहीं से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रारंभ हो जाता है, द्विराष्ट्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है भारत के रूप में और पाकिस्तान के रूप में। तो इस तरीके से इन्होंने भारत को खंडित करना भी प्रारंभ कर दिया था अंग्रेजों ने भारत के अंदर रहते हुए। ठीक है, अब देखो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद, मतलब हाँ कैसे स्तरीय? केंद्र स्तर, यानी केंद्र स्तर पर विधान परिषद। केंद्र स्तर पर किसका निर्माण किया था? एक विधान परिषद का निर्माण किया गया था। विधान परिषद के स्थान पर अब कैसी केंद्र स्तर पे पहले गवर्नर जनरल के अधीन थी केंद्र की, ठीक है। अब जो केंद्र स्तर पे जो विधान परिषद है उसके स्थान पे क्या किया गया? दो द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय विधान परिषद लागू की गई। अब द्विसदनीय जो विधान परिषद है उसमें विधानसभा, एक तो क्या था? विधान सभा और दूसरी थी विधान परिषद। एक तो क्या बनाया गया? विधान सभा और दूसरा क्या बनाया गया? विधान परिषद। दूसरी बनाई गई थी विधान परिषद। इस तरीके से इनका निर्माण किया गया है। एक हो गई विधानसभा और दूसरी क्या हो गई? विधान परिषद। द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें देखो भारत सरकार अधिनियम 1919 केंद्र स्तर पर विधान परिषद के स्थान पे क्या किया गया? अब द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। एक होगी विधानसभा, दूसरी कौन सी हो गई? विधान परिषद। दो स्तर की व्यवस्थाएं लागू की गई थी 1909 के द्वारा। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1935। अब इसमें क्या बात उल्लेखित की गई? इसके अंदर क्या लिखा गया कि 1935 का जो अधिनियम है उसमें इनकी सदस्य संख्या और बढ़ोतरी की गई, यानी जो ये बढ़ाए गए थे उसमें सदस्य संख्या को बढ़ाया गया था। सदस्य संख्या को बढ़ाना मतलब इसमें क्या बात का उल्लेख किया गया था? सदस्य संख्या को और भी ज्यादा क्या करना था? बढ़ाना था। किसके अंदर बढ़ाना था? 1935 के जो अधिनियम है उसके तहत संख्या बढ़ाई गई थी। मतदाताओं की मतदाताओं को मत का जो अधिकार है वो संपत्ति के आधार पर बहुत सीमित थी, यानी मतदाताओं की जो संख्या थी, मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर कम थी, यानी मतदाताओं की संख्या तो थी लेकिन संपत्ति के आधार पर अधिकार दे रखा था, तो उससे क्या है? ये संख्या बहुत ही कम थी। तो इस संख्या को भी क्या करना था? बढ़ाना था। तो इस तरीके के प्रावधान लागू किए गए थे जो अधिनियमों के माध्यम से। ठीक है, अब इसी आधार पर हम देखते हैं कि संसद का गठन, जो संसद का जो गठन है वो किस प्रकार से हुआ है। संसद के गठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इतने देर हमने संसद के बारे में समझा था कि संसद किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, किस तरीके से ये अस्तित्व के अंदर आई थी। अब जो भारत के अंदर जो संसद का जो गठन हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद के बारे में, इसकी गठन प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे। अनुच्छेद 79 गठन के अंदर कौन सा काम में लिया गया था? अनुच्छेद
79, अनुच्छेद जो 79 है भारतीय संसद के जो गठन के अंदर, वो राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे। मतलब 79 और एक होगा राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा 2 सदन और होंगे। कौन होंगे इसके गठन के अंदर? 79 अधिनियम ये 79 अनुच्छेद ये बता रहा है कि एक तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अलावा 2 सदन के अंदर हो गई, एक राज्यसभा और दूसरी हो गई लोकसभा। 2 ये सदनों को मिला के किसका गठन किया गया? संसद का गठन किया गया। इस तरीके से ये संसद क्या है? अस्तित्व के अंदर हमारे आई थी। अब हम पढ़ेंगे कि संसद तो गठन में आ रही है, लेकिन अब इसका जो सदस्य बनने के लिए उसकी आवश्यक योग्यताएं भी होनी चाहिए। जैसे कि अपन 12वीं के अंदर आए थे, उसके लिए आवश्यक योग्यता तो है ना, 10वीं के अंदर 12वीं के अंदर आने के लिए कि भाई कि अपने को 10th पास करना आवश्यक है, 8th पास 10th पास करना, 11th क्लास पास करना आवश्यक है। उस तरीके से अब हम पढ़ेंगे इसके संसद सदस्यों की योग्यता। संसद सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता। संसद सदस्यों के लिए आवश्यक जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या तय की गई? देखो, भारत का नागरिक होना आवश्यक। सबसे पहली बात ये बताइए कि भारत का नागरिक होना आवश्यक। सबसे पहले तो बात बताइए कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। जब तक वो भारत का नागरिक नहीं है, क्या नहीं बन सकता? संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और दूसरी चीज इसमें ये उल्लेखित की गई, देश के सर्वोच्च पदों पर, यानी देश के जो सर्वोच्च पद है संसद के अंदर, ये बात बताइए कि देश के बड़े पदों के लिए जन्मजात क्या होना चाहिए? भारतीय हो। जन्मजात क्या होना चाहिए? देश के बड़े पदों के लिए जन्मजात भारतीय हो, यानी वह व्यक्ति जन्मजात क्या होना चाहिए? भारतीय होना आवश्यक है। कौन होना चाहिए? वह जो संसद का सदस्य बन रहा है। लेकिन देखो, इसमें ये बात बताइए कि ऐसा प्रावधान भी है हमारे यहाँ पे। कैसा प्रावधान बताया? ऐसा प्रावधान संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक नहीं है। संविधान के अंदर ये बात भी है कि क्या बताया गया कि बड़े पदों के लिए जनता भारतीय हो, लेकिन संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक ये बात उल्लेखित नहीं है कि जन्मजात और भारतीय हो। ये बात अभी तक संविधान के अंदर लिखी नहीं गई है। ये बात ऊपर वाली है, लेकिन ये बात अभी तक लिखी गई नहीं है कि उसके लिए आवश्यक है कि वो भारतीय हो। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर उल्लेखित की गई। अब दूसरी बात है राज्यसभा के लिए। अब जो राज्यसभा है, इसके जो दो अंग है, इसमें एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, कितनी उम्र तय की गई है? 30 वर्ष। सदस्य के लिए कितनी उम्र तय की गई है? 30 वर्ष का होना आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसे 30 वर्ष का होना आवश्यक है। और यही बात अगर लोकसभा की जाए, तो लोकसभा के लिए उम्र का कितना रखा गया? उम्र कितनी तय की गई है? 25 वर्ष। कितनी तय की गई है? 25 वर्ष का होना आवश्यक है। तभी वो क्या बन सकता है? राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बन सकता है। मतलब लोकसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र निर्धारित की गई। तो इस तरीके से इतनी उम्र होना आवश्यक है। और उसके लिए जो संसद के द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं, और अगली जो बात है उसमें ये चीज बताइए, संसद सदस्य बनने के लिए जो निर्धारित जो योग्यताएं हैं, उन निर्धारित योग्यताओं का होना भी आवश्यक है। कुछ योग्यताएं तो इसमें उल्लेखित है, और कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जो संसद के लिए होती हैं, वो योग्यताएं होना भी आवश्यक है। तभी वो क्या बन सकता है? संसद का सदस्य बनने सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, वो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लो
तो विकृत मन वाला हो, मतलब वो पागल हो या दिवालिया हो, तो वो व्यक्ति भी क्या नहीं बन सकता, संसद का सदस्य नहीं बन सकता। तो इसके लिए संसद सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता है। अब है शपथ, अगला जो बिंदु है वह है शपथ। किस तरह से इसकी शपथ ली जाती है? किसी भी संगठन के या किसी भी हम सदस्य बन रहे हैं तो उसके लिए उसके कार्य के लिए जो कार्य जो किए जाते हैं उसके लिए शपथ लेना कि भाई मैं कार्य किस तरीके से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। शपथ। अब देखो शपथ के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि संसद के सभी सदस्य, संसद के क्या करेंगे, सभी सदस्य जो जिन्हें क्या सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, वो एमपी क्या करेंगे, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के समक्ष, यानी संसद जो सदस्य हैं, संसद सदस्य जिन्हें आप कह सकते हो सांसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये किसके सामने शपथ लेंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सामने लेंगे। अब ये शपथ किसके सामने ले रहे हैं, राष्ट्रपति के सामने ये शपथ लेने का कार्य कर रहे हैं और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। इस पे उनको क्या करना पड़ता है, अपना हस्ताक्षर, इनकी जो शपथ ली गई है खुद हस्ताक्षर करेंगे और उस पर राष्ट्रपति के द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरीके से कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस तरीके से वो शपथ लेते हैं। ठीक है। अब संसद के सत्र, संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं जिसमें हम अध्ययन करते हैं। संसद के सत्र, संसद के जो सत्र हैं वो कब और कैसे बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85 के अंदर ये बात उल्लेखित है। कौन से अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 ये बात बताता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को क्या करता है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर क्या करता है, संबोधन करता है, उनके अधिवेशन आयोजित कर सकता है। और अधिवेशन आयोजित करने की जो ये अधिकार है वो किसके पास में, केवल राष्ट्रपति के पास में है। और राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुला भी सकता है और उनका सत्रावसान भी कर सकता है, मतलब उनको स्थगित भी कर सकता है। ये पावर किसके पास में होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कार्य करता है। अब देखो जो प्रत्येक जो सत्र बुलाया जाएगा उसके मध्य कितने माह का अंतर है, आज की तारीख से 6 माह का, आज की तारीख से कितने महीने का अंतर होना चाहिए, 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं, 3 सत्र इसके होते हैं, किसके, संसद के। जिसमें पहला जो सत्र है ये जिसके बारे में इसमें बताया गया है वो है बजट सत्र। कौन सा है, बजट सत्र। पहला है बजट सत्र। ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पे ही इसको बुलाया जाता है। ये बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है। फरवरी से कब तक बुलाया जाता है, फरवरी से मई के मध्य बुलाया जाता है। फिर होता है मानसून सत्र। कौन सा होता है, मानसून सत्र। और ये जो मानसून सत्र है वो मानसून को देख के इसको क्या निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो उस दौरान इसको बुलाया जाता है। जैसे ये कब से कब तक है, जुलाई से सितंबर तक। कब से कब तक है, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक इसको बुलाया जाता है। यानी बजट सत्र तो फरवरी से मई तक हो गया, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक हो गया। एक और सत्र होता है जिसे कहते हैं हम बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा जो सत्र होता है वो शीतकालीन। कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र। अब जो ये शीतकालीन जो सत्र है वो कब से कब तक बुलाया जाता है, शीतकालीन नवंबर से दिसंबर, नवंबर से जो दिसंबर तक का जो समय है उसके दौरान ये सत्र बुलाया जाता है। इस तरीके से इसके अंदर ये कार्य किया जाता है। तो ये 3 सत्र इसके बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। अधिवेशनों का आयोजन करने का अधिकार किसके पास में है, भारतीय राष्ट्रपति के पास में। और भारतीय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इनका सत्रावसान भी कर सकता है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बाकी जो बचे हुए बिंदु है उनका नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।